नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर में हम एक अगेन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियो होने वाली है जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर अभी पिछले 2 दिनों में बात करी है और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया इसके ऊपर बात करना। आर्टिकल भी बहुत ज़बरदस्त है ये, लेकिन आर्टिकल के इतर भी, आर्टिकल के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने तरफ से भी एडअप मैंने किया है। और एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, मुझे पता है, मैं पहले भी बोलता रहता हूँ हमेशा कि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। तो आपके जो कमेंट्स आते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, ऑल्दो उस पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत मज़ा आता है। आज इस पर भी आप पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना और बताना कि ये कितना सही है कितना गलत है, आपको इस पर क्या लगता है। तो देखिए, एक तरफ हमने देखा कि यूएस ने मादुरो को 2 घंटे के अंदर वेनेजुएला में एंटर किया, मादुरो को उठाया और पूरे वॉर को ख़त्म कर दिया। बहुत ही स्विफ्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट मूव था वो। मतलब निकोलस मादुरो के लेवल के एक तो नेता को, प्लस दूसरी चीज़ ये भाई कि वेनेजुएला जैसी बड़ी कंट्री उसमें घुस करके किसी को इस तरीके से कैप्चर कर लेना, मतलब कोई बहुत आसान बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम एक वॉर देखते हैं रशिया यूक्रेन का, जो पिछले नियरली 4 साल से लगातार ये वॉर चल रहा है और इसमें कुछ भी डिसाइसिव नहीं हो पा रहा है। ना मतलब रशिया जीत ही रहा है, ना हार ही रहा है, ना यूक्रेन ही सरेंडर कर रहा है और अब बात सीज फायर तक पहुंच गई है। अब इन दोनों को कंपेयर करके लोगों का कहना है कि भाई देखिए क्या है कि भाई ये वॉर जो है वेनेजुएला को इतनी आसानी से यूएस ने हरा दिया। क्या सच में एक्सपर्ट्स ऐसा मानने लग गए हैं कि क्या रशिया सच में बहुत कमज़ोर है? रशिया बाहर से बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, अंदर से खोखला है। और जेलेंस्की के साथ वो सेम ट्रीटमेंट नहीं कर पाए जो यूएस ने मादुरो के साथ कर दिया। और इसके ऊपर फिर एक पूरी डिबेट जो है वो छिड़ चुकी है, हर जगह आप इस डिबेट को सुन सकते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि अगर हम यूएस और रशिया को पूरा कंपेयर करें, इन दोनों ऑपरेशंस को कंपेयर करें तो क्या निकल करके आता है। पर इस पर डिस्कशन करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में आपको सीधा 60% का ऑफ दे दिया है। और अगर आप इसको 18 मंथ से ज़्यादा के लिए हमारा सीएससी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर आपको सीएससी अश्योर प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर से इस बैच को ज्वाइन करिएगा। सिर्फ 17,999 में आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही आते टॉपिक के ऊपर वापस, एक बहुत ही ज़बरदस्त कहावत है और इसी कहावत से हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे। कहावत यह है कि अगर आप सांप का सिर, यू कट ऑफ द हेड एंड द बॉडी विल फॉलो। आप सांप का सिर काटिए, बॉडी का कोई काम फिर रह नहीं जाता है। इस कहावत का रेफरेंस ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए कोई अटैक करते हो, जब आप किसी बैटल में हो, किसी वॉर में हो, जब आप अटैक करते हो तो आप सीधा जो किंग है या सीधा जो फोर्सेस को लीड कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर सीधा टारगेट करिए, उसको सीधा अटैक करिए और एनिमी फिर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। उनका मोटिवेशन ही कभी नहीं जग पाता है। और इसमें हमने इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है और वही चीज़ अभी वेनेजुएला के केस में हुई है और ये एज ओल्ड टाइम से होती चली आ रही है। सबसे पहले अगर रेफरेंस के तौर पर ले तो ब्रिटेन का और ज़ांज़िबार के सुल्तान का जो पूरा बैटल हुआ था उसमें सेम चीज़ हुई थी। ये बैटल मतलब वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बैटल कहते हैं इसको, सिर्फ आधे घंटे में ये पूरी बैटल जो है वो लिपट गई थी। तो ज़ांज़िबार के सुल्तान थे, सुल्तान खालिद बिन बरगाश, जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हो। उनका बैटल ब्रिटेन से हो रहा था। ब्रिटेन ने क्या किया, सुल्तान खालिद बिन बरगाश के पैलेस पर डायरेक्टली उनके बॉम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया, जिस पैलेस में रुके हुए थे। मतलब फोर्सेस आगे थी, फ्रंट लाइन कहीं और था। ब्रिटिशर्स ने सीधा उनके पैलेस पर बॉम्बार्डमेंट शुरू करी। सुल्तान को भागना पड़ा और ज़ांज़िबार छोड़ करके वो जैसे ही भागे उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और बहुत ईजिली, बहुत स्विफ्टली ब्रिटेन ने आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर पूरा बैटल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेट स्टोरी हम देखते हैं, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, अब देखो, अब इसके ऊपर मैं रेफरेंसेस पे नहीं जाऊंगा या जो हमारे पास जो भी, मतलब देखिए क्या है ना कि अलेक्जेंडर के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, कंट्रोवर्सीज हैं कि अलेक्जेंडर था भी, क्योंकि हमें इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, ये है वो, तो हो सकता है उनकी बनाई हुई कहानी है ऐसे वैसे। मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊंगा, आपको जो समझना है समझिए, आपको जो मानना है मानिए। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कहानी ले आया, आप कहानी के तौर पे सुन लो, ऐसा है। तो अलेक्जेंडर की जो बैटल हुई थी 333 बीसी में, कहते हैं डारियस 3 जो पर्शिया के किंग थे उनके साथ ये बैटल हुई थी। इसको बैटल ऑफ इसूस कहते हैं। अलेक्जेंडर ने बुरी तरीके से डारियस 3 को उसमें हरा दिया, लेकिन डारियस 3 जो है ही इवेडेड कैप्चर, वो बच करके भाग करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो वापस से रिग्रुप करते हैं। फिर 331 में बीसी में एक और बैटल होती है डारियस 3, वो भी बैटल हारते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से वो रिग्रुप करते हैं, बच करके वहाँ से भी निकल जाते हैं।
और फाइनली जब तीसरी बैटल की वो प्रिपरेशन कर रहे थे ईस्टर्न प्रोविंस में जा करके, वहाँ पर वो सबको रीग्रुप कर रहे थे, सबसे सपोर्ट रैली कर रहे थे, तब उनके अपने जनरल्स ने ही डारियस III को मार दिया। और फाइनली फिर जा करके अलेक्जेंडर जो है वो ही वॉज कॉल्ड द किंग ऑफ एशिया। मतलब अलेक्जेंडर की इतनी शक्तिशाली सेना को 3 साल लग गए खुद को किंग ऑफ एशिया डिक्लेयर करने में। क्यों? क्योंकि जिस लीडर से प्रॉब्लम थी, जो लीडर के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे थे, वो लीडर काफ़ी समय तक लगातार सपोर्ट रैली करता रहा, लगातार जो है वो रिग्रुप करता रहा, उसको मौका मिलता रहा, वो हमेशा बचता रहा, और इसीलिए वॉर कभी ख़त्म नहीं हुआ। और यही चीज़ आप रशिया और यूक्रेन के केस में देखते हो। और उसके अगेंस्ट में अभी आपने वेनेजुएला के केस में देखा कि किस तरीके से बिल्कुल जैसे ब्रिटेन ने किया था कि सीधा ज़ांज़िबार के जो सुल्तान थे उनके पैलेस पर बम्बार्डमेंट कर दो, ठीक वैसे ही आपने देखा कि यूएस की ट्रूप्स घुसी, वेनेजुएला के अंदर घुसी, 2 घंटे का ऑपरेशन था, उससे भी कम समय लगा, सीधा निकोलस मादुरो को कैप्चर किया, उनकी वाइफ को कैप्चर किया, और उसके बाद इवो जिमा में बैठाया, और फिर सीधा लेकर के यूएस वो पहुंच गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वहीं रशिया यूक्रेन के वॉर में आपने देखा कि 4 साल से युद्ध चल रहा है और कुछ भी डिसाइसिव इसमें नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अगर रशिया की माने, रशिया एक बात कहता है हमेशा कि जेलेंस्की को पकड़ना या मारना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है, उसको जेलेंस्की से कोई मतलब नहीं है, ऐसा रशिया का कहना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर और रशिया कहता है कि हम जेलेंस्की को इसलिए कुछ नहीं करते, इसलिए उसके ऊपर अटैक नहीं करते क्योंकि जेलेंस्की एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। अरे भाई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, इस बात को आप कॉन्ट्रास्ट के तौर पर ऐसे भी ले सकते हो कि आप देखिए कि रशिया ने पहले बहुत सारे लीडर्स को जो कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड थे, मतलब यूक्रेन के मेयर्स जो हैं, उनको गन पॉइंट पर किडनैप किया है। एक यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बड़ी फेमस कहानी थी, खेरसन के जो एक्स मेयर थे उनको रशिया ने गन पॉइंट पर उठा लिया था। 3 साल तक वो रशियन कैप्टिविटी में रहे, और अभी जो प्रिजनर प्रोग्राम एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ उसमें इनको छोड़ा गया, इनकी हालत खराब थी। तो रशिया का ये कहना कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है जेलेंस्की इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वहीं अब मान लीजिए जेलेंस्की को अगर, और यही पुतिन का प्लान भी था कि हम इस पूरे वॉर को, पुतिन वॉज नेवर ऑफ द व्यू कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 4 साल तक चले। वो तो प्लान बाद में जाकर के चेंज हुआ जब चीज़ें वैसी नहीं हो पाई जैसा पुतिन चाह रहे थे। पुतिन का प्लान था कि इनिशियली हम 3 दिन के अंदर यूक्रेन के ऊपर कब्जा करेंगे, उनका गिवन स्टेटमेंट है ये, और छपा था ये स्टेटमेंट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसका मजाक भी उड़ाया था, और वो मजाक बना ही, लेकिन वो मजाक बना रशियन फोर्सेस की ग्राउंड पर इनेबिलिटी की वजह से, पुतिन की वजह से नहीं। तो पुतिन अगर मान लीजिए जेलेंस्की को इसी तरीके से कैप्चर कर लेते जैसे मादुरो को कर लिया अभी यूएस ने, तो क्या ये वॉर अपने इनिशियल फेजेस में ख़त्म नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। और यही रशिया चाहता भी था, और यही जो उनका फेलियर था इस चीज़ का, इसकी वजह से आज भी रशिया उसको रिग्रेट करता है, पुतिन भी उसको रिग्रेट करते हैं। दे हैव लॉस्ट नियरली मिलियन ऑफ सोल्जर्स, लगभग 1 मिलियन सोल्जर्स रशिया लूज कर चुका है, कई सारी एयरक्राफ्ट्स लूज कर चुका है, टैंक्स लूज कर चुका है, इक्विपमेंट्स लूज कर चुका है, कितने इक्विपमेंट्स उनको यूक्रेन में ही छोड़ करके आने पड़ गए हैं। अगर इन दोनों कंट्री की कंपैरिजन करें तो कोई इसमें से दोनों कंट्रीज बराबर ही है, वेनेजुएला और यूक्रेन। ऐसा नहीं कि यूक्रेन बहुत स्ट्रांग था, बहुत ताकतवर था, सेम वेनेजुएला वाला हाल था यूक्रेन का भी। दोनों का अगर एरिया देखें तो वेनेजुएला बल्कि एरिया में काफ़ी बड़ा था, वो 9,12,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, वहीं यूक्रेन जो है वो सिर्फ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, पॉपुलेशन भी 30 से 40 मिलियन है। लेकिन अब नंबर्स का गेम, क्योंकि ये नंबर्स का गेम नहीं मेंटल गेम होता है, इसमें नंबर्स पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो वेनेजुएला के पास केसिक HM J2 रडार सिस्टम्स थे जिनकी रेंज 500 किलोमीटर थी, JYL 3D रडार सिस्टम थे जिनकी रेंज 300 किलोमीटर थी, बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ रडार सिस्टम्स थे, कुछ 80 किलोमीटर तक के भी रडार सिस्टम्स थे, प्लस इनके साथ अपने जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे, एंटी शिप मिसाइल्स भी थी, इनके पास ईरानियन फास्ट बोट्स भी थी, 20 एयरक्राफ्ट थे, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे जिसमें Su-30s भी आते थे, जिसमें एंटी शिप मिसाइल्स भी लगी हुई थी, हेलीकॉप्टर्स थे, सब कुछ थे, लेकिन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। रशिया के पास लगभग मतलब वेनेजुएला के पास लगभग 100 एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। फिर कहो कि यार ये सारे हथियार क्या दिखाने के लिए रखे हैं, चलाने के लिए क्यों, चलाया क्यों नहीं, क्या हुआ? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। होता क्या है कि वेनेजुएला में, मतलब हमेशा आप देखोगे इस चीज़ में कि जब भी किसी लीडर के खिलाफ लड़ाई होती है, आप ऐसा मानो कि हाँ उसका एक ग्रुप होगा जो उसके खिलाफ होगा उस लीडर के, और वो शायद दुश्मनों का सपोर्ट कर रहा होगा या दुश्मनों के साथ होगा। लेकिन एक ग्रुप हर लीडर के पास ऐसा होता है, आर्मी का, हम आर्मी की बात करें जो लड़ते हैं, हम सिविलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिविलियंस में बहुत सपोर्ट है मादुरो को, आप देख रहे हो लोगों में, आर्मी की बात हम कर रहे हैं। तो आर्मी का एक धड़ा ऐसा होगा जो उस लीडर के लिए लड़ाई लड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली लड़ाई लड़ेगा। लेकिन मादुरो के केस में हमने ऐसा नहीं देखा। भाई
मादुरो वॉज अ डिक्टेटर, लेकिन आर्मी कहीं ना कहीं मादुरो के साथ यहाँ पर नहीं थी। और ये जो उनका डिसकंटेंट था वो साफ साफ दिखाई दिया। मतलब यूएस एंटर करता है और यूएस वहाँ पर सीधा मादुरो को उठाता है और फिर निकल जाता है, एंड वी सी नो रेजिस्टेंस एट ऑल। इसका मतलब बहुत क्लियरली था कि मादुरो वॉज सोल्ड बाय हिज ओन जनरल्स, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने के लिए। बहुत मोटे पैसे दे करके आर्मी के जनरल्स को खरीद लिया गया। हमने पहले भी देखा है कि वेनेजुएला की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो यूएस के साथ मिल करके काम कर रहे थे। बहुत सारों ने डिफेक्ट किया था, फिर बाद में उनको वेनेजुएला से भागना पड़ गया था और बाहर यूएस में बैठ करके वो निकोलस मादुरो के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर रहे थे। ये 2022 की बात है, 2021 में भी सेम चीज़ हुई थी। तो जो डैरियस 3 के साथ हुआ कि उसके जनरल्स ने उसको मार दिया, वो चीज़ कहीं ना कहीं वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के साथ भी हुआ कि उनके जनरल्स ने ही उनको बेच दिया एक तरीके से, जो चीज़ हम यूक्रेन के केस में बिल्कुल नहीं पाते हैं। वहीं यूक्रेन के केस में देखें तो जब रशिया ने लॉन्च किया अपना फुल स्केल ऑपरेशन वहाँ पर, तो यूक्रेन में बहुत ही फियर्स रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ये फियर्स रेजिस्टेंस जेलेंस्की के सपोर्ट में था। और इस फियर्स रेजिस्टेंस की वजह से जो चीज़ रशिया को करनी थी वो चीज़ वो नहीं कर पाए। प्लान क्या था रशिया का, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो, रशिया का जो प्लान था कि हम पूरे यूक्रेन को 3 दिन के अंदर कैप्चर कर लेंगे, यही पुतिन का पूरा प्लान था। और पुतिन ने इस चीज़ को ऑन कैमरा ऑन पेपर कहा भी था कि हम 3-4 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म कर देंगे और जेलेंस्की को कैप्चर करेंगे और पूरा यूक्रेन का युद्ध ख़त्म हो जाएगा। यही उनका इनिशियल प्लान था। ये कैसे करने वाले थे वो, इसको वो एक ब्लिट्सक्रीग स्टाइल का अटैक कहने वाले थे। ब्लिट्सक्रीग टाइप का अटैक जो हमने जर्मनी के केस में देखा था कि हिटलर का ये ब्लिट्सक्रीग स्टाइल था कि वो किसी भी कंट्री को इतनी स्ट्रांगली अटैक करो, उसके पावर सेंटर को इतनी स्ट्रांगली अटैक करो कि जब तक वो कंट्री समझ पाए और रेजिस्ट करे तब तक पूरा वॉर ओवर हो जाए। जैसे फ्रांस के केस में देखा, 3 दिन में जर्मनी की सेना घुसी, 3 दिन में उनको मतलब कुचला, लिटरली कुचला, और रौनते हुए सरेंडर साइन करा के निकल गए। इस तरीके के अटैक को ब्लिट्सक्रीग टाइप ऑफ अटैक कहते हैं कि आप अपनी पूरी ताकत से और बहुत सडन, मतलब इतना क्विक, इतना सडन कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया हो ये इतना जल्दी हो सकता है। और इसीलिए जो जर्मनी की पैंजर डिवीजन थी उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो आगे रहती थी, टैंक्स थी, छोटी टैंक्स थी, पैंजर बहुत तेज़ी से चलती थी, मूव करती थी। फिर जो बाइक्स यूज़ करते थे जर्मन्स, वो बहुत तेज़ी से चलते थे, तो वो पहले ही इतना क्विक होते थे कि अगर अगले को लग रहा है कि 4 दिन बाद भी सेना पहुंचेगी वहाँ से चली है, वो 1 दिन में ही पहुंच जाते थे, 1.5 दिन में ही पहुंच जाते थे, बिना रुके चलते थे। कहते हैं उसमें कि बहुत ड्रग्स के नशे भी करवाया जाता था, उन सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता था, वो इतने क्विक थे, इतने रेकलेस थे। तो ये सारी बातें भी थी उसमें। खैर, तो पुतिन का भी कुछ ऐसा प्लान था कि हम ब्लिट्सक्रीग टाइप का अटैक करेंगे। और अटैक कैसे करेंगे, तो हम कीव के बाहर एक एयरपोर्ट है जिसको एयरपोर्ट ऑफ हॉस्टोमेल कहते हैं, उस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सीज कर लेंगे। उस एयरपोर्ट को सीज करने के बाद वहीं पर हम अपना सेंट्रल कमांड बेस बनाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर सेना रिग्रुप होगी और फिर कीव के अंदर सीधा डायरेक्ट घुसेगी। कीव में घुसने के बाद इस एयरपोर्ट जो है ये हमारा कमांड सेंटर की तरह काम करेगा, इक्विपमेंट्स यहीं पर उतरेंगे, सारी चीज़ें यहीं पर होंगी, कॉरिडोर का काम करेगा। कीव में घुसने के बाद सीधा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करेंगे और फिर हम सीधा वॉर को ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने जो 7th डिवीजन था, 31st गार्ड्स एयर असॉल्ट ब्रिगेड थी, उसको लगाया कि ये हॉस्टोमेल के एयरपोर्ट पर कब्जा करेगी, और हॉस्टोमेल के एयरपोर्ट से 7th डिवीजन जो है रशिया की, वो आगे बढ़ करके जाएगी। ये प्लान फेल कैसे हुआ, जब इतना बढ़िया इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इन्होंने इस प्लान को फॉलो किया। इन्होंने क्या किया, अटैक किया हॉस्टोमेल एयरपोर्ट के ऊपर। ऑल्दो रेजिस्टेंस वहाँ से हुआ, उतना रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन इसमें कई सारे हेलीकॉप्टर्स रशिया को नुकसान भी हुए, लेकिन इन्होंने कैप्चर कर लिया हॉस्टोमेल एयरपोर्ट को सक्सेसफुली, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कई घंटों में, लेकिन इन्होंने कैप्चर कर लिया। 2-3 घंटे लगे, लेकिन इन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद क्या था कि अब इनको कीव के अंदर घुसना था और उसको अपना कमांड ऑपरेटिंग बेस बनाना था। लेकिन हॉस्टोमेल एयरपोर्ट को अपने ऑपरेटिंग बेस बनाने में इन्होंने बहुत समय लगा दिया। वो काम इतना स्लो हो गया, इतना समय लग गया उसमें, कि तब तक यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी उन्होंने अपने लोकल ट्रूप्स को लेकर के और यूक्रेन फोर्सेस को लेकर के एक रेजिस्टेंस टुकड़ी बना दी, जो रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया जिन्होंने। और कहते हैं कि इस पूरे रेजिस्टेंस के दौरान यूक्रेन का एक स्नाइपर, और उस स्नाइपर को कहते हैं कि ही चेंज्ड द वॉर, एक यूक्रेन के स्नाइपर ने सीधा यहाँ पर मेजर जनरल आंद्रे सुखोविट्स्की को टारगेट किया और उनको मार दिया उसमें। मेजर जनरल जो आंद्रे सुखोविट्स्की थे, ही वॉज द कमांडिंग जनरल रशियन 7th एयरबोर्न डिवीजन के, जो एक्चुअल में
घुसने वाले थे कीव के अंदर, उनको टारगेट करके जब मार दिया तो पूरा मोमेंटम स्लो हो गया, और कहते हैं कि पूरा जो 40 मील तक का कॉन्वॉय था वो वहीं पर फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। उनके पास फिर चारों तरफ से घेर लिया गया उनको, उनके पास सारी चीज़ों की कमी हो गई, उनके पास फ्यूल शॉर्टेजेस हो गई, सब कुछ हो गया। इतना बुरा हुआ ये चीज़ें कि उन्हें अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ करके वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा, और ये आज तक का सबसे बड़ा मतलब फेलियर माना गया रशियन फोर्सेस का। रशियन फोर्सेस की ये कहानी सोवियत यूनियन के समय पर भी रही है, स्टालिन के अगेंस्ट में। जब जर्मनी ने अटैक किया था, स्टालिन जो है वो जा करके छुप जाते हैं, और उनको 18 से 20 दिन 25 दिन सिर्फ इतना सोचने में लगता है कि किया क्या जाए, वो इतना क्विक था। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दिया कि हॉस्टमल का एयरपोर्ट इनको फिर छोड़ना पड़ा, अबैंडन करना पड़ा, सारे रशियन सामान वहाँ पर छोड़ दिए, सारे फूड पैकेजेस, अपने इवन जो बैंक कार्ड्स थे, अपने पासपोर्ट थे, वो भी इनको छोड़ने पड़ गए, और फिर ये वहाँ से किसी तरीके से निकले। और उसके बाद फिर इसके बारे में यूक्रेन को पता चल गया, इंटेलिजेंस को, कि भाई ये ब्लिट्सक्रीग टाइप का अटैक करेंगे, हो सकता है दोबारा करें, और फिर दे वर वेरी प्लान फॉर दिस। तो सरप्राइज जो एलिमेंट था वो उससे लूज हो गया, और फिर ये कभी ब्लिट्सक्रीग कर ही नहीं पाया, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर रशिया। और इसीलिए कहते हैं कि रशिया का भी यही प्लान था, और आजकल के वॉर ऐसे ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन रशिया फेल्ड एंड यूएस ट्रायम्फ्ड, और इसीलिए यूएस उसको इतना फ्लॉन्ट कर रहा है, रशिया के पास फ्लॉन्ट करने के लिए वो चीज़ नहीं बची है। तो ये दोनों में फ़र्क था। हम अगर ये मान के चल रहे हैं कि रशिया कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, येस दे फेल्ड इन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ग्राउंड पर, इस वजह से दे कुड नॉट कैप्चर ज़ेलेंस्की, और इसीलिए वॉर आप 4 साल तक चलता हुआ देख रहे हो। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।